नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। मंगलम बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। छापों में काली कमाई के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी छापों में शामिल हो चुकी है। विदेश से हवाला के जरिए ब्लैक मनी के निवेश की जांच की जा रही है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ साथ आईटी और एफआईयू के भी छापे जारी हैं। हरीश जगतानी के विदेशी निवेश के मामले भी सामने आ रहे हैं कि आईटी और एफआईयू इनकी जांच कर रहा है। कांगो के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का ये मुख्य आरोपी है हरीश जगतानी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका भी नाम सामने आ रहा है। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ इसके भ्रष्टाचार के तार जुड़े हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग की टीम लगातार मौजूद है। अलग अलग ठिकानों पर लगातार विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, एक एक कर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब छापों में एक और खुलासा हुआ है। इस वक्त का अपडेट आपको बता दें, काली कमाई के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का भी पर्दाफाश हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी अब इस छापेमार कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। विदेश से हवाला के जरिए ब्लैक मनी के निवेश की जांच की जा रही है। तो आयकर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अब इसमें आईटी और एफआईयू के छापे भी शुरू हो चुके हैं। हरीश जगतानी का नाम भी शामिल आ रहा है। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ इसके भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए थे और इस बीच एक और भ्रष्टाचार में हरीश जगतानी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी लगातार जांच की जा रही है। आयकर विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग बिल्डर समूह के घरों पर और इसके साथ ही ऑफिसेज से लेकर जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि आगे 2 से 3 दिनों तक ये कार्रवाई और भी चल सकती है और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में आयकर विभाग की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, खबरें भी आपको बता रहे हैं, एक एक कर लगातार चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं। कई अघोषित संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। राकेश सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश, लगातार जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप विदेशों से भी तार जुड़ रहे हैं, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, आयकर इन्वेस्टिगेशन विभाग की छापे की कार्रवाई के बाद अब जो हरीश जगतानी ग्रुप है, ये एक बहुत बड़ा इनका एक कारोबार सामने आया है। इस वक्त हम हरीश जगतानी के जयपुर स्थित एक आवास पर खड़े हैं। ये नेहा मैंसन के नाम से जगतपुरा की जो सबसे वीआईपी लोकेशंस है, हम आपको इस पूरे इनके जो मकान की जो भव्यता है, आलीशान जो एक तरीका है इनका जो रहने करने का, उसकी झलक दिखाते हैं। ये कई बीघा जमीन में बना हुआ इनका रेजिडेंस है। यहाँ पर हरीश जगतानी की जो माँ है नीता और उनकी पत्नी सुनीता दोनों यहाँ पर रहती हैं और खुद हरीश जगतानी जिन्होंने जो है बहुत बड़ा एक एम्पायर पूरे कई देशों में खड़ा कर रखा है, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग के साथ साथ अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमें भी जांच में कूद पड़ी हैं और चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो एक अफ्रीकन देश है कांगो, वहां से हवाला के जरिए जो ब्लैक मनी है उसको यहाँ इस देश में लाया गया है, यहाँ पर निवेश किया गया है। ये चूंकि हरीश जगतानी का निवास है, यहाँ से कुछ दूरी पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कई बीघा जमीनें उन्होंने खुद अपने नाम से जो ये परचेज कर रखी हैं, ये सब जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर राजस्थान ही नहीं, देश का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो कि जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क से भी बड़ा बताया जा रहा है, पिंक वॉक मॉल, वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। ये निवेश करने वाले मंगलम बिल्डर्स के साथ साथ हरीश जगतानी जो इस पूरे ग्रुप का मास्टरमाइंड है। चूंकि अफ्रीकन कंट्रीज कांगो में इनका रियल एस्टेट का कारोबार है और वहां पर मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस के नाम से इन्होंने बहुत सारी आलीशान विलाएं बनाई हैं
और यहाँ जैसे जो हमारी जांच एजेंसियों के अधिकारियों से वार्ता हुई है, सर्व एयरलाइंस के मालिक हरीश जगतानी हैं और ये अफ्रीकन कंट्रीज की बड़ी एयरलाइंस जो कंपनियों में से एक है। अब चूंकि आयकर विभाग ने जो जयपुर में इनसे जुड़े जो कई बिल्डर्स हैं जी, खासतौर पर मंगलम बिल्डर्स, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट इन्होंने सीधे इसमें निवेश किया है और मंगलम बिल्डर्स के नाम पर कई बड़े प्रोजेक्ट जो है राजस्थान, जयपुर सहित देश भर में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ SSB बिल्डर्स में भी इनके जो बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिनकी जांच अब आयकर विभाग कर रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जांच में अब तक तथ्य सामने आए हैं उनमें 60 से 70% जो इनकी लेन देन का काम होता है वो कैश में मिला है, यानी 30 से 40% जो है वो चेक के जरिए लिया गया है। यानी भव्य आलीशान जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके जरिए काली कमाई को वो एकत्रित करते हैं। इस काली कमाई के लेन देन के पुख्ता सबूत भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। चूंकि हरीश जगतानी जो है इसकी कंपनियां विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टेड हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वहां से पैसा आया है और जो वहां की सरकारें हैं उनके मुख्य सलाहकार के रूप में हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने हरीश जगतानी को दबोच लिया है और चूंकि जब ये कांगो के एक डेलीगेशन के साथ साथ दिल्ली आया था तो आयकर विभाग के 2 वरिष्ठ IRS अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय से बातचीत के बाद हरीश जगतानी को पकड़ा है और उसको जयपुर लेकर के आए हैं। जयपुर में अभी हरीश जगतानी से लगातार आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। यहाँ के अलावा एक बापू नगर में यश पथ पर तिलक मार्ग पर इनका एक बहुत भव्य और आलीशान मकान है जिस पर आयकर विभाग की टीमें छापे की कार्रवाई कर रही हैं। वहीं पर हरीश जगतानी को आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और यहाँ पर उनकी पत्नी और उनकी जो माता है नीता और सुनीता, उनसे भी आयकर विभाग के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। संभवतः ये राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की अब तक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की कार्रवाइयों में से एक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के तथ्य जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो ब्लैक मनी का खासतौर पर हवाला के जरिए विदेशों से पैसे के इन्वेस्टमेंट के सबूत इन जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक लगे हैं। बिल्कुल राकेश, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से कही जा सकती है। विदेशों से भी लिंक्स मिल रहे हैं और आपने एक बड़ी बात बताई कि हरीश जगतानी को कब्जे में लेकर लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई सारे जगहों पर इन्वेस्ट किए गए हैं, चाहे वो मॉल्स हो या कॉम्प्लेक्स हो, और भी नाम निकल कर भी सामने आ सकते हैं। कई लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किए होंगे, ये पैसे कहां से आए, इन तमाम बातों को लेकर भी जांच किए जाने की जरूरत है। राकेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरीश जगतानी और मंगलम बिल्डर्स का जो कारोबार सामने आया है और जो निवेश के दस्तावेज जांच एजेंसियों को, और ये जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी पिछले करीब 6 से 8 महीने से लगातार आयकर विभाग जो है छापे की कार्रवाई की कोशिश कर रहा था। लगभग 4 बार डेटें बदली गई क्योंकि हरीश जगतानी बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। जब वो कहीं जाता है तो अधिकांश समय अपना मोबाइल बंद रहता है। इसकी बकायदा लोकेशन ट्रेस की गई, हाईटेक तरीके इस्तेमाल किए गए। जब ये यहाँ पर आया तो एक जिस होटल में रुका था वहां पर आयकर अधिकारियों को इसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा, क्योंकि उस होटल से दौड़ लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने इसको पकड़ा। विदेश मंत्रालय से वार्ता करने के बाद जब एक डेलीगेशन की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में शामिल होने दिया, उसके बाद इनको पकड़ करके जयपुर लाए हैं। और जो बिल्डर्स हैं, जो लेन देन हुई है, जो हवाला के जरिए पैसा आया है, उन तमाम चीजों पर इनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि जो इन्वेस्टमेंट इनका है वो विदेशी शेयर बाजारों में बहुत बड़े पैमाने पर है और चूंकि पूर्व राष्ट्रपति जो वहां के उस देश के हैं, वहां की सरकार है, उनके साथ मिली भगत करके और कई बड़े स्कैम में भी इनका नाम शामिल है। तो अब चूंकि यहाँ राजस्थान के साथ साथ देश भर में जिस तरीके से इन्होंने निवेश किया है, और ये राशि कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि हजारों करोड़ों में भी हो सकती है, तो इसकी छानबीन अब जो इनकम टैक्स के साथ साथ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने शुरू कर दी है और कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें अब सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल राकेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि कई चौंकाने वाले और भी खुलासे हो सकते हैं और इससे पहले जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती चली गई, कई खुलासे लगातार होते भी जा रहे हैं। मंगलम बिल्डर्स से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अभी कौन कौन से वो ठिकाने हैं राकेश जहां पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है? अगर मंगलम बिल्डर्स की बात करें तो कहां कहां पर टीम इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल देखिए, मंगलम बिल्डर्स और हरीश जगतानी से जुड़े सभी ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मंगलम बिल्डर्स के मालिक जो एन.के. गुप्ता हैं, उनके करीब 4 से 5 निवास जयपुर में है, विद्याधर नगर में है, सी स्कीम में है और इसके अलावा जो एक ब्रह्मपुरी में है, वहां सभी जगह पर इनके दफ्तरों पर आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलम ग्रुप के जो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें जो हरीश जगतानी और दूसरे तरीके से जो ब्लैक मनी निवेश की गई है, उन पर भी आयकर विभाग के अधिकारी लगातार जो है जांच कर रहे हैं और इस चीज की कोशिश में कर रहे हैं कि वहां से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। आयकर विभाग के हाथ में वो डेटा शीट मिली है, एक्सेल शीट मिली है, जिसमें इन्होंने खुद ये दर्ज कर रखा है कि जो कितना किस व्यक्ति से, किस निवेशक से कैश में ब्लैक मनी के जरिए पैसा लिया गया और किस किस व्यक्ति से कितना चेक लिया गया। जो आंकड़े हैं बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जो तथ्य आयकर विभाग के सामने आए हैं, एक एक प्रोजेक्ट से 30 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी ली गई है और ये 50 से 60% तक ब्लैक मनी लेकर के और जो है अपना कारोबार करते हैं। तो अभी जो दस्तावेज हैं, जो फैक्ट्स आए हैं, जो लोग हैं, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने इनसे फ्लैट्स या दूसरे विलास खरीदे हैं। उन तमाम लोगों को आयकर विभाग पूछताछ के लिए तलब कर सकता है, उनको नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा जो स्थानीय राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का निवेश किया है। तो इन तमाम तथ्यों की छानबीन जो है आयकर विभाग के अधिकारी और जो फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट है वो लगातार कर रही है और ये जांच अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर छापे की ये कार्रवाई राजस्थान की देश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक साबित हो सकती है, क्योंकि लगभग 4 दिन इस कार्रवाई को चलते हुए हो गए हैं और अभी तक ये कार्रवाई चलेगी। कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि अब मामला और इसके तार विदेशों से जुड़ चुके हैं, तो अब विदेश मंत्रालय के साथ साथ ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां भी इस ब्लैक मनी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें कूद सकती है और इसकी गहनता से जांच कर सकती हैं। बिल्कुल राकेश, लगातार 4 दिन हो चुके हैं जब आईटी विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है और चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं राकेश। और जिस तरीके से राजनेताओं के नाम सामने आए, कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए, वो भी बेहद चौंकाने वाले थे। उन्हें लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? कौन कौन लोग थे, कब तक उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं आईटी की ओर से? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमारी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनसे जब इस मामले में बात की तो उनका कहना है कि मामला अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और छानबीन चल रही है, जिन लोगों के नाम से निवेश मिला है, दस्तावेज मिले हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे भी की जाएगी। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ऐसे लोगों को नोटिस देकर के आयकर विभाग बुलाया जाएगा। और अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं उसमें बेहद चौंकाने वाले ये तथ्य भी सामने आए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या और भी कोई हो, उसमें से कई लोगों ने बेनामी तरीके से भी इन्वेस्टमेंट किया है। यानी पैसा उनका था लेकिन उनके पीछे कुछ लोग खड़े कर दिए गए और जिन लोगों को खड़ा किया गया उनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो करोड़ों रुपए का निवेश कर सकें। यानी 30 से 40 हजार, 25 से 30 हजार सैलरी पाने वाले व्यक्तियों के नाम से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखाया गया है। तो ये जो दस्तावेज हैं वो ब्लैक मनी को खपाने के क्या रास्ते उन्होंने अपनाए हैं, ये तमाम दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले हैं। और ये ब्लैक मनी खपाने वाले हरीश जगतानी ही नहीं बल्कि कुछ राजनेता और कई अधिकारी हैं जो इन ग्रुपों में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का निवेश करते आ रहे हैं। वो सभी साक्ष्य आयकर विभाग को मिले हैं और जो साक्ष्य अधिकांश मिले हैं वो वर्ष 2016 के बाद जो निवेश किए गए हैं वो साक्ष्य भी मिले हैं। उससे पहले के भी कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच अब आयकर विभाग नए सिरे से शुरू कर सकता है।
बिल्कुल राकेश, नए सिरे से जांच की जाएगी क्योंकि अब इसमें FIU भी जुड़ चुका है और लगातार इसे लेकर वो भी अब जांच में जुटा हुआ है। निश्चित तौर पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नागौर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 8वीं पास प्रेमी ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की है। आरोपी अनुपा राम ने अपने हत्या की वारदात को कबूल भी कर लिया है। शव के अवशेष बरामद करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आरोपी के गांव डेरवा स्थित कुएं में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आरोपी ने 22 जनवरी को ही बालवा रोड स्थित जंगल में अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे अपने गांव के कुएं में ही फेंक दिया। हत्या के बाद यूट्यूब पर देखा कि हत्या की कितनी सजा होगी। 4 दिन बाद और 3 दिन पहले उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। अब शव के अवशेष बरामद करने में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। प्रेमिका से तंग आकर बताया जा रहा है कि प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी। प्रेमिका लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। नागौर के बालाजी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे महिला के जो शव हैं, जो अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए हैं, उन्हें बरामद किया जा सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस इस कोशिश में जुटी हुई है कि जो महिला के शव हैं, उन्हें जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाए। ये प्रेमी महज 8वीं पास बताया जा रहा है, जिसने वेब सीरीज देखा और उसी के तर्ज पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। महेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, लगातार पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्या कुछ पता चल सका है कहां कहां महिला के शव फेंके गए हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है अभी पुलिस को? देखिए, बिल्कुल पुलिस के पास 4 दिनों से आरोपी है और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी प्रेमिका गुड्डी की हत्या की है। और ये बात भी कबूल की है कि अपने ही गांव डेरवा के कुएं में उसने शव के जो ज्यादातर टुकड़े हैं वो फेंके हैं। इसके सामने चुनौती ये है कि जो कुआं है वो 350 फीट के करीब गहरा है और उसमें पानी का बहाव है। इसी के चलते ये समय लग रहा है। पिछले 2 दिनों तक लगातार SDR की टीम ने प्रयास किए और आज तीसरे दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कल कुएं में जो केबल है, वो जो मोटर जिससे चलती है पानी की, जल गई थी, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से चला। और आज फिर से SDRF की टीम प्रयास कर रही है। SDRF के 20 से अधिक जवान इस पूरे काम में लगे हुए हैं। एक चौंकाने ये हुआ कि आरोपी अपराध को इस तरीके से अंजाम दिया। एक खुलासा ये भी हुआ है कि प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसने यूट्यूब पर जाकर ये भी देखा कि हत्या की कुल मिलाकर आरोपी शातिर किस्म का लग रहा है, उसका दिमाग है, तो बेहद शातिर है। और एक पुलिस से ये भी पता चला है कि 22 जनवरी को ही वो अपनी प्रेमिका को लेकर बाइक पर निकला था और जो नागौर शहर के बाहर बालवा रोड स्थित जंगल है, वहाँ 22 जनवरी को ही उसने धारदार हथियार कटार से हत्या कर दी थी। इसके एक दिन बाद 23 जनवरी को उसने शव को अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाया था। कुछ अवशेष घटना स्थल पर ही पुलिस को मिल गए थे। बाकी के जो अवशेष है उन्हें भरकर वो अपने गांव ले आया बाइक पर और डेरवा गांव में ही उसके घर के पास ये कुआं है जहां पर उसने डाल। महेंद्र, एक जरूरी सवाल है, क्योंकि कुएं में लगातार शव को ढूंढा जा रहा है, उसके टुकड़े ढूंढे जा रहे हैं। अब तक कुछ मिला है क्या वहां से, या पुलिस को बरगलाने की कोशिश की जा रही है उसकी ओर से? देखिए, कुएं में अभी मिला कुछ नहीं है, लेकिन SDRF की टीम ने पानी में कैमरे के जरिए इस बात की तस्दीक कर ली है कि जो आरोपी ने जो बात बताई थी, ठीक उसी तरह कुएं के भीतर एक जो है प्लास्टिक का कट्टा है और उसमें मानव अंग है। तो कुल मिलाकर जो आरोपी ने बात कही उसकी तस्दीक पुलिस ने कैमरे के जरिए कर ली है। तभी जाकर ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, लगातार 3 दिनों से ऑपरेशन जारी है। आपने बताया कि कैमरे की मदद से एक पॉलिथीन देखा गया है कुएं में, किस तरीके से उसे बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि जो टीम वहां पर जुटी हुई है रेस्क्यू के लिए, उसे दिक्कतें आ रही है पानी में उतरने में। बताया जा रहा है पानी बहुत गहरा है। आज क्या कुछ खास तैयारी के साथ ये टीम उतरेगी अंदर?
देखिए, कल एसडीआरएफ की टीम को बड़ी दिक्कत ये आई थी कि जो बिजली की केबल है वो जल गई थी, जिसके चलते कुएं के भीतर धुआं हो गया था और कुएं में जहरीली गैस होने की भी आशंका एक बनी रहती है, जिसके चलते ज्यादा समय जो एसडीआरएफ की टीम है वो कुएं के भीतर नहीं रहती, बार बार उन्हें बाहर आना पड़ता है। और आज जो तीसरे दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया उसमें ये सारे इंतजाम पहले से किए हैं कि जो केबल वगैरह है वो सारी दुरुस्त की गई है। कल भी जो बिजली विभाग से जुड़े टेक्निकल लोग हैं तो उनकी मदद ली गई थी केबल को दुरुस्त करने के लिए, और आज जो सारी चीजें दुरुस्त है, पानी की मोटर वगैरह भी लगा रखी है। अब इनका प्रयास एसडीआरएफ की टीम का ये है कि कल जैसी दिक्कत आज नहीं आए। अगर केबलें सही रही और पानी की मोटर चलती रही तो आज पुलिस को भी ये पूरी संभावना है कि आज अवशेष निकाल लिए जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र, और ये बेहद जरूरी भी था कि कल जिस तरीके की दिक्कतें आ रही थी पानी में उतरने के दौरान, आज वो दिक्कतें ना आए जिससे कि जो शव के टुकड़े हैं उन्हें बरामद किया जा सके। लेकिन महेंद्र, क्या पूछताछ में अब तक ये पता चल सका है कि आरोपी ने शव के कितने टुकड़े किए हैं? क्या सभी टुकड़ों को कुएं में फेंका है या कहीं और भी ठिकाने लगाया गया है? देखिए, अभी इसका पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो घटना स्थल है बाड़वा रोड, जहाँ पर उसने 22 जनवरी को हत्या की थी, वहाँ पर मानव जबड़ा और कुछ हड्डियां तथा मृतका के कपड़े पुलिस को मिल गए। जो बाकी का जो शव के अवशेष है उसको लेकर संभावना ये है कि जो सारे बाकी का अवशेष है वो कुएं के भीतर ही डाले। अब तक पुलिस की जो कई बार का जो इंटरोगेशन आरोपी से हुआ है उसमें आरोपी ने यही बात कही है और उसी के आधार पर अब पुलिस आगे बढ़ रही है। पुलिस की प्राथमिकता ये है कि अब कुएं में जो अवशेष है पहले उन्हें बरामद किया जाए, अगर कुछ फिर बचता है तो आरोपी से फिर से पुलिस बारीकी से और इंटरोगेशन करेगी। बिल्कुल महेंद्र, फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कुएं में जो अवशेष फेंके गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाए। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन आज के लिए शुरू कर दिया गया है? वहां पर टीम पहुंच चुकी है महेंद्र? बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम ने आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल रात्रि में अंधेरा होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। कोशिश ये की हर हाल में अवशेष निकाले जाए। ठीक है महेंद्र, कोशिशें लगातार जारी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीकर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इसे लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डहर का बास गांव पहुंच चुके हैं। डहर का बास गांव से इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की डोटासरा यात्रा निकालेंगे। यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीकर से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए गोविंद सिंह डोटासरा जनता से बातचीत करेंगे और लोगों से ज्यादा उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की जाएगी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का कोई भी नेता या मंत्री घर पर नहीं बैठेगा, वो लोगों से मिलेगा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इसी के तहत इसकी शुरुआत भी की गई है, जिससे कि जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अपने घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। और इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डहर का बास गांव से इस पदयात्रा की शुरुआत की है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। अपने विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं और इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। मंच सज चुका है, इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर बैठे हुए हैं और कुछ ही समय में इस यात्रा की शुरुआत होगी। संदीप हुड्डा सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से और किस तरीके से उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में? हाथ अभियान की जो घोषणा हुई उसके बाद ये तय किया गया अपने इलाके में 15 तो कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है।
और आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर की वे यात्रा निकालेंगे। सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री परम सर्वदेव गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डोटासरा साहब के साथ पधारी हमारे जिले की जिलाध्यक्ष महोदया श्रीमती सुनीता गठाला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई विशाल जांगीर जी, जना उद्योग योग निराकरण समिति के सदस्य रामलीलाल शर्मा जी, यहाँ के प्रधान श्रीमती समता देवी जी, हमारे दिनेश कसवा जी, हमारे सेवदा जी प्रधान जी और यहाँ के सेवादल के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, यहाँ के इस्लामुद्दीन जी खोकर साहब जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी तारिक साहब और तमाम हमारे कांग्रेस के नेतागण, अग्रिम संगठनों के तमाम हमारे पदाधिकारीगण और इस गांव के कोने कोने से और इस इलाके के हर क्षेत्र से पधारे सभी हमारे कांग्रेस जनों, किसान बंधुओं और नौजवान क्रांतिकारी साथियों, आप सब लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, इस मंच की तरफ से इस यात्रा में सम्मिलित होने पर हम सब लोग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भाषण तो आज डोटासरा जी सुना। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस यात्रा से जुड़ी हुई। हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत ये यात्रा निकाली जा रही है। 15 किलोमीटर का सफर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तय करेंगे। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसी दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया था और जो कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, उनसे ये अपील भी की थी कि वो घर ना बैठे, बाहर निकले। और उन्होंने ये भी कहा था हम घर बैठने वाली पार्टी नहीं है, हम लोगों से मिलते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं, उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। और इसी को लेकर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस यात्रा का आगाज किया है। 15 किलोमीटर वो पैदल सफर तय करेंगे और इसके साथ ही लोगों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी संख्या में आप भीड़ वहां पर देख पा रहे हैं, लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। किसान वर्ग के पास में जाएगी, महिला वर्ग के पास में भी जाएगी, छोटे दुकानदार के पास में भी जाएगी और हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, जो श्रीमान आपने राजस्थान की सरकार में योजनाएं लागू की, तो स्वागत किया गया है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मालाओं के साथ। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, वो भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जाजम पर विराजमान होकर आज इस बात का संकल्प लेंगे कि इस यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे, हम सब लोग एक साथ चलेंगे। जहां यात्रा का अंतिम पड़ाव है वहां तक हम सब लोग एक साथ प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे और वहां पर जो भाषणबाजी होगी उसमें सारी बातें बखान करेंगे। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का बहुत ही आदर करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने हमारा मान और सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उनके नेतृत्व में कई कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके पीछे चलेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मकसद है लोगों को जोड़ना, उन्हें समझना और उनके परेशानियों को दूर करना। इसी मकसद से आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा पर निकले हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन 2017 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से किया जा रहा है। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर फोकस कर रहे महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुई। इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के 450 से अधिक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। 12 जनवरी को इस महाखेल की शुरुआत हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसे समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि महाखेल का आयोजन 2017 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया था और आज तकरीबन दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रतिभागी रहे इसमें उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर भी फोकस रहा। महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी से की गई और राष्ट्रीय युवा दिवस पर इसकी शुरुआत हुई।
इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के तकरीबन 450 से अधिक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। जिन युवाओं ने हिस्सा लिया, जो खिलाड़ी इस कार्यक्रम में शामिल रहे, इस खेल में पार्टिसिपेट किया, उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी ने पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और अपना बेस्ट दिया। आज इन सभी प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं। इन सभी खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। खेल के दौरान क्या कुछ चुनौतियां मिली और उन्हें किन किन तरीके की परेशानियां हो रही हैं, उन्हें समझने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से उनका संबोधन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर महाखेल के प्रतियोगिता को लेकर इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। महाखेल के जो प्रतिभागी हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बाबूलाल सेवगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है, कितना उत्साह देख पा रहे हैं खिलाड़ियों में से लेकर? जी देखिए, जबरदस्त उत्साह है। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने पिछले महीने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जिसमें जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा में, वहां पर ये खेल आयोजित कराए गए थे और आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। तो राज्यवर्धन राठौड़ खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपियन हैं और वो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं। खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जो कोशिश की है उसी की बदौलत बड़ी संख्या में प्लेयर तैयार भी हुए हैं और जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें खेलों को लेकर के और बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया है। इसी कड़ी में खेल प्रतियोगिता हुई और आज का फाइनल मुकाबला चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर में खेला जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो पीएम मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही खिलाड़ी अपने सामने देखेंगे और उनका जो है जोश और उत्साह दुगना हो जाएगा। बाबूलाल, और ये बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए भी, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये जो पहल की है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही, क्योंकि प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं, तो किस तरीके से वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्लेग्राउंड से क्या कुछ तस्वीरें हैं बाबूलाल? जी, जबरदस्त तैयारियां की गई है। मैच पर मुकाबले हो रहे हैं और न केवल जयपुर ग्रामीण से बल्कि जयपुर शहर से भी और आसपास के इलाकों से जो भी खेल प्रेमी हैं वो इस स्टेडियम में पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में दर्शक होंगे, बीजेपी के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे और माहौल तो देखते ही बनेगा। बाबूलाल, और जैसे ही दोपहर के 1 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जो उत्साह होगा वो डबल हो जाएगा खिलाड़ियों में। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।